हमारे रखवाले को आमंत्रित करता हूँ कि आपको सम्मिलित करेंगे। बाबा जी तालियों के साथ में सबका स्वागत करेंगे। श्री वीएस शाह बाबा, श्री वीएस शाह बाबा। सभाध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित ऑल इंडिया के अध्यक्ष रेड्डी साहब, हमारे डीआरएम साहब, डीआरएम साहब, पीएससी साहब, मंच पर विराजमान अन्य पदाधिकारीगण, सभा में उपस्थित भाइयों, आप तबीयत ठीक है आप लोगों की? ठीक है पक्का? लगता तो नहीं है। सुस्त क्यों है? देखिए, फोर्स टीम से चलता है। अगर क्रिमिनल पर टूटे एक एक आदमी जाए तो सफल होगी है? फोर्स का हर काम एक वक्त होना है। भाई उस्मान हुसैन से लगता है जैसे हम कह देते कि हिजड़ा हो गया तो कैसा लगता है? मतलब जितनी देर बैठिए एक्सरसाइज नहीं करना है क्या इसके बाद है? हर आदमी 1 घंटा एक्सरसाइज रोज करो। इस तरह बैठना कुछ नहीं कर पाओगे। फिर 1 घंटा निश्चित एक्सरसाइज करो, जो भी खाना मिले कोई हर्जा नहीं है। और कितने देर बैठो एकदम ताजगी से, तब रेल मां बचेगी। ऐसे रेल नहीं बच पाएगी। सबका ध्यान उसी पे है, लूट ले। अगर हम रेल कर्मचारी नहीं बचाएंगे तो मुश्किल में देश पड़ जाएगा। चलिए फिर बात करेंगे इसमें। अब हमारे गणमान्य अतिथि लोग आए हैं, हम कुछ महत्वपूर्ण बात करेंगे। इतना तो आप लोग जानते हैं कि संस्था क्यों, संघ क्यों बनता है, मालूम है? थोड़ा में जान लीजिए। भारत के संविधान के अंतर्गत धारा 19 है, उसके अंतर्गत ये अधिकार दिया गया है कि आप संस्था बनाएंगे, संघ बनाएंगे। इसलिए दिया कि 5 से अधिक आदमी इकट्ठा होके हिम्मत करके अपनी समस्या उठा सके, क्योंकि बहुत साल देश गुलाम रहा। उस गुलामी के टाइम में लोगों में हिम्मत नहीं थी कि अपनी तकलीफ भी बता पाए, तो ये व्यवस्था लाई गई और उसी के तहत आपका संघ भी बना है। मान्यता प्राप्त आप हैं, आपको मान्यता मिली हुई है। ये अलग बात है कि आपका डीजी आपको माने या न माने, बात समझ रहे हैं? लेकिन हम उस पर फिर बाद में बात करेंगे। ये मान्यता प्राप्त है संवैधानिक संस्था जैसी। आपको इस समस्या को उठाने हैं। हमारा जो संविधान है उसमें केवल समस्या उठाना ही नहीं है, रेल के अपराध में भी आपको योगदान देना है कि रुके। रेल अपराध रोकने में भी आपको सजेशन देना है, कैसे रुके ये बताइए। फोर्स के ऊपर बाहरी कोई दबाव पड़े उसको भी रोकने का एसोसिएशन को अधिकार है, ताकि बाहरी दबाव में ये दबे नहीं, लोग आपकी ड्यूटी में कोई बाधा ना आए। ये सबको भी देखना इसका काम है। तो ये महत्वपूर्ण है, ये जरूरी है। लेकिन डीआरएम साहब आपको मैं बता दूं कि 2003 में 2 में पीएनएम की सुविधा मिली आरपीएफ को भारत सरकार से। हमारे यहाँ आईपीएस अधिकारी डर के मारे पीएनएम नहीं करता है, डर के मारे। ये लोग भी सोचेगा कि क्या डर है? डर है। डर उसका ये है सर कि एक वक्त के पहले तो मांग कर देता है कि डेपुटेशन का प्रोविजन आरपीएफ में नहीं है। आरपीएफ अमेंडमेंट एक्ट की धारा 19(2) के अंतर्गत ब्लैंकेट बैन है कि कोई यहाँ डेपुटेशन पर नहीं आएगा। फिर लिखा अगर कोई पहले से है तो within 30 days at the commencement of the act, that person will be going to the place from where he came, or
will be repatriated. If he doesn't do, then he will be retired from service. इतना सख्त प्रोविजन है कि जो डेपुटेशन पे यहाँ है उसको वो चला जाए जहाँ से आया, नहीं जाएगा तो 30 दिन के भीतर उसको नहीं जाने पे सर्विस से रिटायर कर दिया जाएगा। ये व्यवस्था क्यों आई ये आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, समझा नहीं होगा। ये आईपीएस नहीं चाहते थे व्यवस्था हो, लेकिन जब सब 85 में ये एक्ट अमेंड कर रहे थे उस समय आरपी सिंह साहब मेंबर ट्रैफिक एमटी, ये आरपीएफ मेंबर ट्रैफिक के अंदर एमटी के अंदर पहले होता था, अब एमएस के अंदर। तो ये लोग जल्दी जल्दी में सर 85 में आरपीएफ अमेंडमेंट एक्ट इसलिए लाया कि आरपीएफ को आर्म फोर्स बनाया जाए। खूब धीरे स्थिर से सुन के समझ लेना, बुड़बक जैसे उल्लू जैसे घूमते रहोगे सब थकते रहेगा। एकदम बात समझ में आ रही है हमारी, सुन रहे हो सब, और सब समझ के रख लो कि क्या हुआ कि आरपीएफ को आर्म फोर्स बना देना है। आर्म फोर्स बनाना क्या जरूरी है, क्यों जरूरी था कि आर्म फोर्स को भारत में लीगल पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन नहीं है, जैसे सीआरपी, जैसे बीएसएफ, जैसे आईटीबीपी, जैसे सीआईएसएफ, इनको असम राइफल्स, किसी को पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है। और हाई पावर्ड कमेटी जो बैठी थी डॉक्टर राम सुभग सिंह, तत्कालीन रेल राज्य मंत्री, बाद में रेल मंत्री हुए, बहुत ईमानदार, उसकी अध्यक्षता में जो हाई पावर्ड कमेटी बैठी उसने कहा कि रेल के अपराध को आरपीएफ तभी रोक पाएगा जब इसको अपराध रोकने के लिए जांच और अभियोजन का अधिकार होगा। न केवल रेल संपत्ति के बाबत, रेलवे एक्ट के अपराध के भी बाबत और पैसेंजर के भी बाबत, पैसेंजर्स के लगेज के भी बाबत। क्योंकि कैसे रोकेगा कौन? जिसको पावर नहीं है उसको क्रिमिनल कुछ भी नहीं करता, कोई नहीं पूछता है। और सीआरपी को ये पावर दिया, उस सीआरपी का पावर के बारे में भी समझ लो और अधिकारी भी, सरकार भी समझ ले। इस देश में एक समस्या है कि लगेगा ही नहीं कि किसी को कुछ पता है क्यों, हमें नहीं मानते। और सीआरपी जो है वो क्यों है रेल में? संविधान के अंतर्गत उनके होने का कोई प्रावधान नहीं है। कारण रेल भारत के संविधान की धारा 246 की जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। रेलवे यूनियन लिस्ट के एंट्री 22 का विषय है, ये केंद्र का विषय है। एंड इसी प्रकार एंट्री 30 में कैरेज ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स बाय रेलवेज, ये भी केंद्रीय सूची का विषय है, मतलब केंद्र सरकार का विषय। एंट्री 93 में है ऑफेंसेस अगेंस्ट द सेंट्रल सब्जेक्ट्स, केंद्र के विषय के साथ जो अपराध होंगे उसको भी रोकने का हक, रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। अब कहां से जीआरपी आई? आप लोग तो बहुत विदेश घूमे होंगे, अब तो गए नहीं, हम लिटरेचर पढ़िए। कहीं भी विश्व के किसी भी देश में जो फेडरल रेल है, केंद्र, उस देश का केंद्रीय रेल है, उस रेल में वहां के राज्य की पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। कारण समझ लो, जहां भी रेल बनी जैसे भारत में, तो 1865 में कैरियर्स एक्ट हुआ। कैरियर्स एक्ट ने इसको अकाउंटेबल बना दिया कि अगर तुम पैसेंजर्स को और बुक प्रॉपर्टी को गंतव्य तक, डेस्टिनेशन तक सेफ सिक्योर्ड नहीं पहुंचाए और क्राइम के कारण या मैनेजेरियल नेग्लिजेंस के कारण क्षति हुई तो उसकी पूर्ति, भरपाई, कंपनसेशन क्लेम देके तुम करोगे।
बात समझ गए ना? क्लेम किसको देना? रेल को। अगर क्षति हुई पैसेंजर्स के जान माल की और बुकशुदा संपत्ति की, उसकी भरपाई उस पर क्लेम रेल को देना है, राज्य सरकार के बाप को नहीं देना है। अब कानून समझ लो, जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक, नीति शास्त्र के मुताबिक जिसको उत्तरदायित्व है क्षति की भरपाई का, उसी को क्षति की रोकने का अधिकार होना है। The agency which is accountable to compensate the losses, that agency alone deserves to be empowered to stop the losses. जिसको अकाउंटेबल नहीं बनाया गया है कानून में, जैसे राज्य सरकार को, उसको उस क्षति के रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा सकती। दोगे तो वो डिस्चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि उसके बाप का कुछ लग नहीं रहा। हरने लगे न भटकी ही चोखा स्वाद। उसको क्या बिगड़ रहा है? बिगड़ता तेरा है। क्षति तुम पूर्ति करते हो, क्लेम तुम देते हो, वो चोरी हो जाए लो, उसकी बात में क्या? लूट रहे होगी तो पैसा कहाँ से कमाएगी? चोरी न होगी, डकैती न होगी तो पुलिस को पैसा कौन देगा? अब सबसे बड़ी बात क्या है वो समझ लो आप लोग। वो है रेल के अंदर जो सरकार को समझ में नहीं आती, पार्लियामेंट को समझ में नहीं आती है। सेशन में है पार्लियामेंट, इसलिए मैं कह रहा हूँ, वहां भी जाके कहूंगा। समझ में नहीं क्या आती? रेल में अगर अपराध हुआ, रेल में अगर नहीं, चुपचाप बैठ, सब बैठे रहो, जहाँ खाली है सब बैठ जाएंगे। नो थर्ड पर्सन रूपी किसका इतनी टिकट का पता नहीं है, उल्लू के जैसे तुरंत खराब। एक बार फोन टूटेगा तो तुम बोलेगा क्या यहाँ? अरे कोई हमें काट के थोड़े आते हैं कि क्या बोल रहा है? बस दो जहाँ खाली पाओ बैठ जाओ। नो थर्ड पर्सन रूपी गिविंग डायरेक्शन। उल्लू के जैसे क्या कर रहे थे अब लोग? भाषण सुन लो, पूर्वज जैसे हाँ, मैं ये कह रहा था कि रेल में जो क्राइम होगा, इवन ब्रीच ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर होगा, वो राज्य का विषय नहीं। एक भ्रांति समझ लो, जहां जाओ अफसरों को भी कहते सुनोगे, पॉलिटिशियन को भी, लॉ एंड ऑर्डर इज स्टेट सब्जेक्ट। ऐसा लगता है स्टेट उसका बाप है। मतलब पूर्वज जैसे बात करता है, लॉ एंड ऑर्डर इज स्टेट सब्जेक्ट। क्या कहें हम लोग? अब कल एक बार पूछे हम लोगों से, कहाँ लिखा है ये? कहाँ देखा ये लिखा हुआ? लोग बोलता है, अरे तो तुम काहे बोलते हो? तुम देखा है क्या कहीं लिखा है? लॉ एंड ऑर्डर इज स्टेट सब्जेक्ट। सब बोलता है, सब बोलता है, कहीं नहीं लिखा है संविधान, कहीं नहीं। कहीं पर बकवास करते रहते हो। कहीं से कोई बोल दिया, कोई बुड़बक आदमी, अनपढ़ गवार आदमी, लॉ एंड ऑर्डर ऑफ इंडियन रेलवे इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। कारण अगर डकैती हुई ट्रेन में, अगर बम ब्लास्ट हुआ, सैकड़ों आदमी मर गए, सैकड़ों पैसेंजर्स लूट लिए गए, उसका डिस्कशन राज्य की विधानसभा में अलाउड नहीं है। वो कहाँ डिस्कस होता? पार्लियामेंट में। क्यों? अगर ये राज्य का विषय है तो वहां स्पीकर क्यों नहीं अलाउ करता? चालाक लोग है नहीं, क्योंकि अगर वो सब्जेक्ट बनाएगा तो कंपनसेशन देना होगा, तो देगा तो गुजर जाएगी। राज्य की सरकारें फैले को उपाय नहीं है, अच्छा ले राजा बनने की। अरे कितना आसान काम है गाई। मतलब लोग समझता है ये तो बहुत सुविधा की बात है, लॉ एंड ऑर्डर। अरे तो लो ना, हम मना थोड़ी करते, ले लो, लेकिन जो क्षति होती है भरपाई करो। देखो ना करके कितना दिन चला पाते हो सरकार को? नहीं, भरपाई आप करिए, माल हम लूट के खाएंगे। भरपाई आप करिए, तो टिकट हम चलेंगे, टिकट हम चलेंगे। और आप बोलिएगा तो आप पर फर्जी केस कर देंगे, इसलिए पावर आपको नहीं देता है। फिर समझ लो एक और बात,
रेल के तुरंत नीचे अगर अपराध हुआ तो वो राज्य का विषय है। तो ट्रेन देख रहे हो ना, ट्रेन के नीचे बात आ गई, नाउ इट बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट। ये स्टेट में अपराध होगा, फॉर दैट स्टेट गवर्नमेंट शैल बी अकाउंटेबल। इसमें चर्चा होगी विधानसभा में, कान खींचे जाएंगे, बिकॉज द स्टेट गवर्नमेंट्स आर अकाउंटेबल टू देयर असेंबलीज। वहां हल्ला होगा, यहां अपराध नहीं होना। बात समझ गए ना? ये अपराध को इधर हो, थोड़ा 5 फीट इधर रेल में चला गया, उनके बाप का कुछ नहीं लगेगा, विधानसभा में चर्चा नहीं होगी और पूरा माल मिलेगा। नहीं अंकल, आप समझ गए? ये है उसका माल, इसको मिलेगा। ये क्या कर रहा है? राज्य सरकार क्यों तुम्हारे इम्पावरमेंट के विरोध में है? इसलिए कि राज्य सरकार के कनाइवेंस से, उसकी सहमति से, उसकी पुलिस, उसका आईपीएस अधिकारी डीजी क्राइम को तुम्हारे यहाँ शिफ्ट करता है, क्रिमिनल को शेल्टर देता है अपने लोकेलिटी में, और तुमको पावर नहीं होगा तो तुम जांच के दौरान उसके कनाइवेंस को अनर्थ नहीं कर पाओगे, तुम खोज नहीं पाओगे। जैसे सीबीआई है, अभी दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्टिव सीबीआई है, हमने कहा वो है ही, उसी में पावर दे दो। वो देते ही वो जो कनाइव कर रहा है रेल में क्राइम करने का, डकैती कराने का, डकैत को शेल्टर देने का, ये जांच में बात आ जाएगी तो वो अधिकारी गिरफ्तार हो जाएगा। इसके लिए उसको विरोध करना है कि पावर न हो। अब देख लो 1947 में ही ब्रिटिश सरकार जब गुलाम था, एक शासक था ब्रिटिशर, तब उसने कहा था आप वाचनवाद को पूरा पावर दे दो, लेकिन नहीं देने दिया। कौन? उस समय आईपी अधिकारी होता था, इंपीरियल पुलिस, अब हो गया आईपीएस, इंडियन आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। ये सर्विस हर उसमें थोड़ी कर रहा, पहले आईपी राजा का, अब वो नहीं कहते क्या राजा क्या है, बात समझ गए? तब हो गया सर्विस, सर्विस थोड़ी रहना चाहता, तो रोका इसलिए कि पूरे विश्व में कहीं भी कहा कि स्टेट की पुलिस नहीं है रेल में। इंग्लैंड में भी पहले भारत जैसी व्यवस्था थी, 1947 में इंग्लैंड के सारे प्राइवेट रेल को नेशनलाइज करके प्राइवेट रेल की जो प्राइवेट पुलिस थी, उसकी प्राइवेट सिक्योरिटी पुलिस थी, उस सबको यूनिफाई करके ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस बना दिया, उसको सिविल पुलिस का सारा पावर दे दिया। आज ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन पुलिस जो है वो ब्रिटिश रेलवे की सारी सुरक्षा की एजेंसी है, कोई बाहरी एजेंसी, कोई स्टेट एजेंसी नहीं है। अमेरिका में जाओ, रेल रोड पुलिस है वो प्राइवेट, पूरे सिविल पुलिस के पावर है, जुरिस्डिक्शन पूरे पुलिस का है, कोई रोक नहीं सकता उसको। बाहर की स्टेट पुलिस रेल में क्राइम शिफ्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जांच में वो पकड़ जाएगी कि वो क्राइम कर रही है, तो इसलिए वहां में क्राइम बंद है। ये हाल कनाडा का, यही हाल तुम्हारे पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में भी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत रेल की पुलिस नहीं है, हाईवे की पुलिस नहीं है। कोई भी देश में चले जाओ विश्व में, सबकी इंडिपेंडेंट अपनी रेल की पुलिस है, क्योंकि पूरे विश्व की रेल की अकाउंटेबिलिटी कंपनसेट करने की है लॉसेस की, इसलिए लॉस को रोकने की पूरी ताकत उनको वहां के कानून ने दे रखी है। भारत आबाद है, इसलिए आईपीएस के दर से, आईपीएस के दर से क्यों आज 165 पोस्ट आईपीएस का जीआरपी में है, वो पोस्ट खत्म हो जाएगा। जहां तुमको पावर मिला तो जीआरपी खत्म, जीआरपी खत्म। 165 आईपीएस का प्रमोशन पोस्ट है, सरकार डरती है उससे, सरकार डरती है। मैं सीधा रोक लगाता हूँ, किसी की भी सरकार हो, कोई राजनेता बाकी नहीं है जिससे उसने जघन्य अपराध उसके सत्ता के नशे में न करवाया हो। उस डर के मारे वो उसको बोलता नहीं है, पूरा देश को उनके हाथ में गिरवी कर रखा है।
आज भी कोई नेता आजाद है, आगे आजाद है। जिसको हम चुन लेते हैं वही थोड़ी आजादी से बकबक करता है, आईपीएस के डर से मुझता है। वो भी हिम्मत नहीं बोलने का। नहीं तो आज तक बताओ, आज तक ये क्यों नहीं अमेंड हुआ? जब रेल केंद्र का विषय, रेल से ढोए जाने वाले माल यात्री केंद्र का विषय, और इन सब के विरुद्ध हो रहे अपराध केंद्र का विषय, रोकने की जिम्मेदारी केंद्र की, अकाउंटेबिलिटी केंद्र की, तो फिर ये रोकने का पावर लिया क्यों नहीं? जब से पूरे विश्व की रेल में पूरे देश ने, पूरे विश्व के देश ने ले लिया, ये क्यों नहीं लिया? इधर तुम्हारे, इधर तुम्हारे आज ये स्थिति है। उतरे नहीं। एक आदमी सर आपको भी बता दे कि आईपीएस वर्ष चालू होता है, हमारे बीच भी चमचा तैयार करता है। पावर है ना, किसी को पोस्टिंग कर देगा, अब उसका गुण गाते रहे। वो बता दूं, पावर न मिले आरपीएफ को, इसके लिए क्या षड्यंत्र किया तुम लोग भी सुन लो। वक्त जैसे कुछ भी बोलते रहता है। 1984 में संविधान संशोधन मूव कराया नरसिम्हा राव से कि आरपीएफ को संविधान की धारा 35 में ले आया जाए। उस धारा में सर जो आता है उसका मौलिक अधिकार संसद जितना चाहे छीन लेती है। उसमें कौन आता है? मिलिट्री, नेवी और फोर्स। और कौन? एनी अदर फोर्सेस चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। उसको पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी है। केवल यही अभी तक आते हैं ए एंड बी आर्टिकल 33। ये तीसरा क्लॉज सी डाला, क्लॉज सी डाला। Members of the forces charged with the protection of property belonging to or in the charge or possession of the state, मतलब आरपीएफ। हम लोग सोचे 84 में इधर क्या हो रहा है, तो आने के पूर्वक देश है। संयोग से हम लोगों को ग्रेजुएशन में संविधान याद, हमको है ना, और भी बहुत याद था। तो हमको तो देखते लग गया ये क्या हो रहा है। तो मैं पूछ पड़ा कि लिया गया, इंदिरा जी से आके लड़ गया। तो आपकी सरकार मूर्ख है क्या? तो वो सोच रही थी पहलवान है इसलिए बोलता है। तो नहीं, मूर्ख है आपकी सरकार, कुछ ना आता है। फिर नरसिम्हा राव को बोला, तो नरसिम्हा राव बुलाए, अपने उनको दिखाया। बोली तो भारी गलती हुई। तो गलती नहीं, गुलामी हुई। वो बोले मर गए ना। तो मैं कहा बात था कि स्पेशल सेक्रेटरी होम और होम सेक्रेटरी दोनों आया और हमसे साइन करा के बिल पर ले गया। हमने कहा उसको पूछिए एक बात, वो समझ रहा था क्या है। तो ऐसे पहले उठा के तब पूछेंगे, अब काहे पूछेंगे, परसों उठा लिए। संविधान संशोधन वापस संसद में बहस हुई, कहना पड़ा कि गलती हुई। आरपीएफ जैसा फोर्स, प्रॉपर्टी प्रोटेक्टिंग फोर्स, ये इस धारा में आने के काबिल नहीं, और उठाया। तब तुम बचे। 84 के संशोधन से इस प्रकार तुम बचे। ये आईपीएस कर रहा था। फिर देखिए, अब जब संविधान 52वां कॉन्स्टिट्यूशन 52nd अमेंडमेंट एक्ट है, बिल था, एक्ट के पास हुआ, तब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन 58th अमेंडमेंट एक्ट। 2 बिल पीछे और गिर गई। अब देखिए 1 साल बाद ये संविधान संशोधन खारिज होने पर क्या हुआ कि आरपीएफ cannot be declared as an armed force of the union, क्योंकि वहां दो ही है, मिलिट्री, नेवी एयर फोर्स एंड एनी अदर आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन। अब संविधान ने बैन कर दिया, नो, आरपीएफ कैनॉट बी कंसिडर्ड एज एन आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन विदिन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 33B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1 साल के बाद फिर वह पुलिस वाला आरपीएफ एक्ट को अमेंड किया और आरपीएफ को आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन बनाया तो प्रोटेक्ट रेलवे प्रॉपर्टी। संविधान में साफ लिखा है कि ओनली दोज फोर्सेस कैन बी डिक्लेयर्ड एज एन आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन व्हिच विल बी चार्ज्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, नॉट अदरवाइज। Either charged with the security of outside security of the nation like military, navy, air force, or internal security like CISF, CRP, BSF and others. Property protecting force cannot be declared as an armed force। जबरदस्ती कर किया
और कहा अब इसकी मान्यता छीन लेंगे एसोसिएशन की, और कभी पावर न मिलेगा जब तक तुम आर्म फोर्स रहेगा, तुमको कोई पावर का प्रावधान, कोई आर्म फोर्स को पावर ही नहीं है। एकदम से ऐसा जकड़न किया कि कभी तुमको पावर न मिले, कभी तुम एसोसिएशन नहीं रख पाओगे, और वो तुम पर राज करेगा। जीआरपी बनी रहेगी, संविधान के विरुद्ध रेल को लूटते रहेंगे और तुम देखते रहोगे, तेरा इंक्रीमेंट बंद होते रहेगा, तुम सस्पेंड होते रहोगे, तुम आपस में लड़ते रहोगे, कुछ न कर पाओगे। बात समझिए, तो मैं आईपीएस का विरोध करता हूँ। दूसरी बहुत आदमी सोचता है बाबा विरोध करता है, तो नहीं मालूम तो पूछता क्या नहीं है। अब मार चाटा जो पूछने आता है, कुत्ता खमीना चोर को इस देश में जब पूजा की जाती है तो वो और कुत्ता है। मेरे विचार से गाली मत दो, लेकिन कहो आप चोर हैं, हम आईपीएस को चोर कहते हैं। मेरे यहाँ से बहुत है, हम मिथिलांचल से हैं, 60% वहीं से होता है, हमारे 20 रिलेटिव है, लेकिन हम लोग कहते हैं तुमको कुछ ना आता चोर है। देखिए देश बड़ा है, देश से बड़ा रिलेटिव है क्या ये? इसीलिए षड्यंत्र लोग कृष्णा चौधरी को लाया, उन्हें हमारा रिलेशन दिखा दिया। हमने कहा जब प्रावधान नहीं है तो मैं विरोध करूँ, जात वाला को ले आओगे रिलेटिव को तो हम छोड़ देंगे, अरे देश से बड़ा हो गया। अभी जो देखिए बढ़िया है, 5 लाला को बैठा दिया, वो आया था 5 पंडित जी को बैठा दिया। हाँ, मतलब और सरकार देख रही है, सरकार देख रही है, इस सबको विचार करना। आज समझ गए ना, आज समझ गए कि नहीं? मैंने मंत्री को भी कहा कि तेरा विचार होते रहे, तुम जो करना करते रहो, जनता विचार करते रहे, थोड़े दिन देख तो लो। तुम सोचते हो कि हम सबको ठग लेंगे, नहीं होगा, एकदम नहीं। और अगर इस तरह देश ठगाता रहेगा फिर तुम गुलाम होगा। यही पात्रता गुलाम की है, तूने दिखा रहे थे आपस में लड़ना, और जो राज तुम पर तो तुमको गुलाम करता है उसकी चमचागिरी करना। उल्लू कहेंगे सबको कोऑपरेट करो, क्राइम रोको, स्वस्थ रहने के लिए एक वातावरण बनाओ, सहयोग करो सबको। वो नहीं, वो कैसे बढ़ गया, वो कहां से बढ़ गया? अरे नहीं बढ़ेगा तो कौन करेगा? कोई तो करेगा। तो एक विचारधारा बदलनी होगी, नहीं तो आज भी गुलामी की पात्रता पूर्ण है, इस देश में पूर्ण है। सरकार भी आती है, वो भी वसूल था अपनी तरफ, उसको भी पता नहीं है पार्टी पर हुआ काहे का। अरे देश के बढ़ने का काम करो, सब तेरे साथ रहेगा, कोई विरोध नहीं है, किसी का विरोध नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि इस तरह आईपीएस का षड्यंत्र है। आज भी सर कोई भी वार्ता एसोसिएशन से नहीं करता है, क्योंकि सारी समस्या की जड़ वही है। जब पीएनएम नहीं होती है, पीएनएम नहीं होने से इनकी समस्या पे कोई सुनवाई नहीं होती। जब इनको जरूरत पड़ती है तो घूस देके काम कराता है। क्या करेगा, क्या करेगा? ऐसे ही एक है, हमें एक है, हमें एक ऐसा ही एक होता है। तरक के गाँव में एक बात, फिर हाथ में उठता है, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एक है। हम लोग सर अभी के साथ ऊपर पहले में केवी से बोल तो ये सारी स्थितियां हैं। और सर जब ये घूस देगा तो घूस लेगा। अब इंस्पेक्टर को घूसखोर बना दिया। आश्चर्य आपको होगा कि जो बैठे हैं ना, अभी 50% हमारा आदमी आईटी होना प्रमोट, रूल यही है। आपके यहाँ भी रूल होगा, यहाँ पे एकदम साफ रहा। ये एसी एडहॉक रिटायर हो जाता है, ये एक प्रमोशन मुश्किल से। अब इंस्पेक्टर भर्ती होता है, 7-8 साल में इंस्पेक्टर हो गया, अब फिर रटत 20 साल तो इसका टीपीसी हुआ ही नहीं।
1981 to 2000 जब एसोसिएशन आई तब हमने हल्ला उठाया, तब थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ। अभी भी कुछ नहीं होता, ये एडहॉक रिटायर होता, इन सबको चोरी चकारी में लगा दिया है। ट्रांसपोर्ट पोस्ट की कंप्लेन, और ऐसे कंप्लेन भी बढ़ता है। ये लोग लड़ता है आपस में कि ये लोग कर रहा है, नहीं, ऊपर से बना के की भाषा में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते रहो। और इनका सारा प्रमोशन खत्म। इनका प्रमोशन किसको दे रहा? डायरेक्ट को। इसमें डायरेक्ट को भी बोला, उसका लाना भी हम ही लोग कम, क्लास 1 आए, उसको इसलिए दे रहा है कि वो आपस में लड़ते रहे, तो अपना IPS रहेगा। तो रहेगा कैसे? तो हमने कई एक से पूछा कि कौन तेरा रिलेटिव है, कौन दुश्मन है? सब तो हमारे ही है, ये देशवासी है। तो कम से कम रूल कानून ठीक से मानो। अब जब इंस्पेक्टर नहीं उठेगा तो सिपाही प्रमोशन कहाँ से होगा? ये बुड़बका को यो पता नहीं है कि सोचता है इंस्पेक्टर सफल हो रहा। अब वो नहीं उठेगा तो इसका प्रमोशन कहाँ से सर मिलेगा? मुश्किल से 2% DSC होता है, 1% सीनियर DSC, वो भी मुश्किल से। RPS हर ब्लॉक पे है, इसको प्रोसिक्यूशन हुआ, अब प्रोसिक्यूशन खत्म है, RPS भी खत्म के कगार पे। ये हालत। तो इस तरह का षड्यंत्र जान के उससे जो बचता है हर समय ट्रांसफर कर लेके तैयार रहता है। कोई कारण नहीं, एक एक ट्रांसफर में 20 लाख 30 लाख। अब जिसको तंग करेगा वो क्या करेगा? ये हालत है। रेल का अधिकारी डरता है कि जो भी IPS आता है वो जाएगा जब मिलने MSR से तो एक लाइन जरूर कहेगा, आए तो है, टाइम हो गया, हाँ तुरंत है। तो जब मिलने जाएगा तो आप जरूर कहेंगे वेलकम, हाँ हाथ हाथ मिलाएगा, हाँ देखिए कितना दिन है, तो आप कुछ भी करिएगा, नहीं पूछेगा क्या बात है, पूछेगा क्या बात, तो मेरा CBI चल रहा है। बात समझिए, धीरे से कहे। कोई बात, हाँ तो हाँ तो धीरे से कहेगा मेरा CBI में चल रहा है। अब ये कहते ही समझ गए। जब सरकारें इस तरह की स्थिति में है तो क्या रेल अधिकारी कहेंगे? हम तो आपको पहले ही कहे ना कि सरकार का कोई भी नेता नहीं है जो इनसे नहीं डर रहा है। तो ये जीत के चुनाव जब सत्ता में आता है तो 2-4 ऐसे अपराध है जो इनको मन भी रहता है करने का और वो करा भी देते हैं। अब हम वो सब खोलेंगे नहीं। तुम लोग अपने सिपाही है, समझिए क्या हथिया समझ गए? हाँ, तो वो खड़ा देता है। पहले भेजेगा पैरवी के लिए लड़की उनकी, बाद में फिर आगे बात समझ गए? अब वो सब फोटो रख लेते, हाँ तो सब से फोटो रख लेते। अपने नहीं नेता फंसता है तो फिर बाल बच्चे फंस लेते, क्या करोगे? उसका भी फंसना उतना ही इसके लिए मुश्किल है। ये हालत में देश है। मैं नेताओं को, अधिकारियों को, सबको, इवन IPS को निवेदन करता हूँ, देश के खातिर इन कदाचार से ऊपर उठिए। हमारी बात का बुरा मानने से कोई खास मतलब नहीं है। सुधार करके देश को ऊपर उठाइए। हमारी इतनी इच्छा है कि कोई भी हो भारत की रेल में सुरक्षा में लगा हुआ, उसको पूर्ण अधिकार, पूरी ताकत हो, रेल के अधीन हो रह के पूर्ण रूपेण रेल की सुरक्षा दे। 3 करोड़ आज पैसेंजर, आप आश्चर्य करोगे, वो सब डेप्थ में मैं जाऊंगा। जो रेल में चढ़ गया आज के डेट में वो नो मेंस लैंड में चला गया। राज्य की सरकार बोलती है रेल भारत सरकार की प्रतिष्ठान है, और रेल के लोग बोलते हैं कानून व्यवस्था राज्य का विषय।
कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो रेल का अधिकारी के बस में नहीं है कि वो ले ले। ना कि आरपी सिंह एमपी थे, एमपी ने जबरदस्ती, मुझे ख्याल है ये सेक्शन 19(2) को लाया। उन्होंने उदाहरण दिया, हाई पावर कमेटी का रिकमेंडेशन नंबर इतना, XCRB कृपाल सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन नंबर इतना, जस्टिस त्रिपाठी कमेटी का रिकमेंडेशन नंबर इतना, और भी लाल कमेटी का रिकमेंडेशन नंबर इतना। वो एडिशनल मेंबर होते 6-7 कमेटी का एमटी साहब ने इंस्टांस दे के कहा, इन सारी समितियों ने कहा कि आईपीएस अफसर को रेल से आना बंद करो। रेल में जब तक डेपुटेशन बंद नहीं करोगे यहाँ का अपराध बंद नहीं होगा। लिख दिया उसने पैरा 468 में। हाई पावर कमेटी ने साफ लिखा कि ये आईपीएस बर्ड्स ऑफ पैसेज है। बर्ड्स ऑफ पैसेज का मतलब समझा? मकान के अंदर जहीं बरेड़ी में वो छत उठ के पाया हुआ इलर उलर में जहीं जगह देखे वहीं चिड़िया बैठ जाती है, देखे हो कि नहीं? बर्ड्स ऑफ पैसेज जहाँ जगह, वो आईपीएस को बोला कि आईपीएस बर्ड्स ऑफ पैसेज है, जहीं देश में इसको जगह मिलती है वहीं जाके कुंडली मार देता है। और यहाँ आके बाहरों आईपीएस, भीतरों आईपीएस। अब क्या करेगा ये रेलवे? क्या करेगा? आज भी मैं बता दूं तुमको कि रेलवे एक्ट का इतना पावर है तुमको। डीआरएम साहब बैठे हैं, 2200 पैसेंजर ट्रेन जीआरपी स्कॉट करती है, तो चुपचाप सुन रहे, उल्लू जैसे करते रहते, सुनेगा नहीं, मूर्ख जैसे घूमते रहते। तो 2200 गाड़ियां जीआरपी स्कॉट करती है। आप जरा रिकॉर्ड पूछवा लीजिए आरपीएफ के, इन 2200 गाड़ियों में रेलवे एक्ट का कितना ऑफेंस उसने डील किया। क्यों कह रहा हूं कि रेलवे एक्ट का मैक्सिमम 29 ऑफेंस जो है उसमें तुमको केवल पावर है इन्वेस्टिगेशन का, प्रोसिक्यूशन का। वो सारे 29 अपराध जीआरपी के लिए नॉन कॉग्निजेबल है। क्वेश्चन ये है, जीआरपी उसमें गिरफ्तार भी नहीं कर सकते बिना मजिस्ट्रेट के वारंट ऑफ अरेस्ट के, इन्वेस्टिगेशन तो कर ही नहीं सकते। तो अब पूछो, वो 2200 ट्रेन जो रोज स्कॉटिंग हो रही, उसमें क्या रेलवे अपराध नहीं हुआ? क्या चेन पुलिंग नहीं हुई? हैकम नहीं हुए? डकैती नहीं हुई? चोरी नहीं हुई? कितना केस डील हुआ? एक बार पूछ लो, कौन पूछेगा? इवन टीटीआरपीएफ पूछ ले उसको, इस ट्रेन में है, पूछेगा तो फर्जी पैसेंजर रखता है इनके ऊपर, कोई भी अगले थाना में तो वो फर्जी एफआईआर ले लेगा। अब ये डर के मारे नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। क्या कहें हम लोग भी? मान लीजिए पटका पटकी करें, हम लोग करते थे, हम लोग के वही डर से वो लोग मानता भी था, लेकिन कितना दूर, एगो हमको छोड़ देगा, वो आपको छोड़ देगा, बाकी सबकी हैसियत भी तो नहीं होती लड़ लेने। तो ये सारी स्थिति है, देश बहुत मुश्किल में है, काफी मुश्किल में है। आपको भी केवल मांगने से मुझे पावर दो ये नहीं होगा। इस देश को समझाने की भी जिम्मेदारी हम आपको, रेल कर्मियों को, रेल अधिकारियों को लेना होगा। क्योंकि ये नहीं कि जान नहीं सकता, जान के नेता डर के मारे चुप है। जब तक जनता का दबाव नहीं होगा, 3 करोड़ पैसेंजर जरूर ट्रेन में है, वो कोई उसको देखने वाला नहीं है, लेकिन कहीं का 10, कहीं का 20, कहीं का 5, कहीं का 15, तो फिर भागता है, सोचता है ये देश ऐसे चल रहा, अटैची चली जाती है। इवन लैपटॉप थोड़ी हो जाती है, डर के मारे नहीं जाता कि जाएंगे कि जो घड़ी पर ही है वो सर्वथाना में खींच देगा। क्या करेगा? क्या करेगा? क्योंकि अब केरला का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का, इधर पकड़ाएगा मान लो बंगाल का आदमी, अब यहाँ कहेगा ठीक है आप आइए, आपको आना पड़ेगा, डराएगा पहले से, आपको महीना में 2-3 बार आना पड़ेगा, तो बोलता छोड़ दीजिए हमको, अब हो गया, क्राइम खत्म हो गया। अब इस तरह से क्रिमिनल को एक अनकॉल्ड फॉर उसको सहूलियत मिल गई कि रेल में क्राइम करो तो चांस कम है तुम्हारे ऊपर केस होने का। प्रोटेस्ट का तो चांस ही नहीं है, कारण रनिंग ट्रेन में क्राइम होगा तो तुम भाग के जाओगे कहाँ? तो एक जगह के तो हो नहीं, मुश्किल से 2-4 आदमी परिचित होता है,
कोई कहीं का कोई कहीं का, एक दूसरे से सब अपरिचित है। वहां तुम संगठित हो नहीं, कोई हथियार तेरे पास है नहीं। लोकल में तो लड़के लोग ईटा पत्थर भी मारने लगेंगे, यहाँ ट्रेन में किस चीज से मारोगे? जब भाग के जाओगे, और अगर वो तुम्हारा लूट के चक्कू लेके भी उतर जाएगा तो नीचे उतरने का साहस कोई पैसेंजर में नहीं है। पता नहीं ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए गोली वाला, नहीं समझे, कौन मार देगा अंधेरा में। तो ये सब सुविधा है क्रिमिनल को, और ये सब सुविधा है जो विक्टिम है। विक्टिम इसलिए चुप है, और बल्ले बल्ले है किसका? राज्य सरकार का, कि क्राइम उनके यहाँ तुम्हारे कारण कम होता है। और यहाँ कौन पब्लिक भूखती है? यहाँ पब्लिक किसी की नहीं है। रेल में गई पब्लिक, न कोई राज्य की रही न केंद्र की रही। बस केंद्र बोलेंगे लॉ एंड ऑर्डर इज राज्य का विषय, राज्य बोलेंगे रेल इज केंद्र का विषय। बोलो, इसमें हमारे तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, नहीं समझे? चलो नेता के तो बाल बच्चे हवाई जहाज से भी चल जाएंगे, हमारे तुम्हारे बाल बच्चे कैसे जाएंगे? उसी में ना। और जब जाते होंगे तो ख्याल करो कितना टेंशन होता है, बार बार फोन करके ठीक पहुंचे, ठीक गए, सामान उमान ठीक है नहीं, तो ये प्रचार भी करना पड़ेगा। और ये तब कर पाओगे जब समझोगे। नहीं समझोगे तो सरकार ही नहीं समझ में आ रही है तो वो कोशिश नहीं करती, या समझ ना समझ बनती है। तो तुम तो समझो, कम से कम जनता को बता पाओगे, रेल कर्मी भाई को बता पाओगे, नहीं समझो। बड़ा रैकेट है तो मत समझना पुलिस वाले इससे समर्थन ले लें दमन करके, वो तुम नहीं जानते अभी, तो सब कहानी में अभी नहीं जाऊंगा। तो ये सारी स्थितियां हैं। जहाँ तक होगा DRM साहब, आज क्योंकि हम रेल के हैं, रेल में ही रहना है इसको, तो इस तरह से सब आदमी मिलजुल के एक बात जरूर कहूँगा, पावर जब तक मिले न मिले, संख्या बल जब तक बढ़े न बढ़े, तब तक उसके लिए हम हाथ पर हाथ धर के बैठ नहीं सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कहीं भी पावर है तो ठोक के ताल चढ़ जाओ साले पे, क्रिमिनल पे, जो होगा होगा देख लेंगे। ये मत समझना कि तुमको छोड़ देंगे अकेले लड़ने, वहाँ जानबाजी करेंगे सरकार होगा तो। लेकिन अपने जीते जी पैसेंजर्स को हानि ना हो, पैसेंजर को नुकसान ना हो, ये सुनिश्चित जरूर करो। ये हमारा कमिटमेंट होना है, ये एक आदमी का। पक्का? फिर गुजराती से नहीं, पक्का? नहीं रे, ऐसा पक्का होता है, ऐसे करोगे पक्का, ऐसे एकदम सख्त है। एक बार बुलंदी से मारो, एक बार पक्का, सब लड़ पड़ोगे पक्का। ओहो, सुनाई नहीं पड़ रही थी। अरे तो दूर न देख रहा था क्या बोल रहे हैं? अच्छा, तो दूर से क्रिमिनल को कैसे भागेगा? मैं इसलिए कह रहा कि हम लोग तो उड़ती चिड़िया पहचानते हैं, नहीं पहचानते हो क्या? पहचानते हैं। क्रिमिनल को देखते देखते घूमते घूमते अब तुमको भी अंदाज हो ही जाता होगा ये गड़बड़ है, नहीं होता है? मैं नहीं कहता 100% ठीक होगा, 1-2% तो सही, लेकिन जहाँ अंदाज कर लोगे वो कुछ न कुछ ठीक निकलेगा। निकलता कि नहीं? अब बताओ, पक्का लड़ लोगे? पक्का लड़, फिर पूरा तान पक्का। हाँ, एकदम इसमें कोई कोताही नहीं। बाकी समस्या के ऊपर भी चिंता मत करना, बैठे नहीं है, लेकिन हम अमर्यादित होना नहीं चाहते। डीजी चाहते हैं हम अमर्यादित हों, लेकिन हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हैं। बहुत समझ बूझ के कर सकते हैं हम। हमारे लिए कहा ना कि पटक देना तो 1 सेकेंड का मेरा काम, 1 सेकेंड, लेकिन हम वो करना नहीं चाहते। वो कर रहे हैं मजबूर, वो उकसा रहे हैं, आता कुछ नहीं है, कुछ ना आता। केवल इसी को नहीं, 5-10 डीजी को हमने देखा 2 लाइन चिट्ठी लिखने नहीं आता, इसको भी नहीं आता है। इसकी चिट्ठी में रखा हूँ, एक चिट्ठी में 5-5 गलती, 4 लाइन की चिट्ठी। और ऐसे आदमी के प्रति मेरे मन में आस्था कम होती है कि जो अपनी पढ़ाई के टाइम में
अभिव्यक्ति की जो ताकत है सबसे बड़ी ताकत, जिसने उसको तक ठीक नहीं किया वो आदमी पूरे जीवन में इससे लुल्लू है, पूरे जीवन में इसे चाटुकारिता करके जिया है। अभी भी अब एक आध महीना और जी लेगा या ठग लेगा, किसी मंत्री को कुछ एक्सटेंशन का हल्ला कर रहा, तो हाँ हो सकता है सरकार उसी के जैसे होगी तो दे भी देगी, अरे क्या करेंगे। लेकिन हम लोग देश के खातिर गलत को गलत कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, कुछ भी करेंगे तब भी हम कहेंगे। और हमको ज्यादा मजबूर करने का अर्थ उनको भी पता होना चाहिए, हम बहुत दूर तक नहीं है इसमें, लेकिन हम चाहते नहीं देश के खातिर अभद्र होना। तो पूरे इत्मीनान से, मर्यादित ढंग से आप लोग अध्ययन भी करो, समझो, एक दूसरे को कोऑपरेट करो, रेल कर्मी से भी पूरे भाईचारा, और बात को समझाओ। समझाना क्या है कि सीआरपी का तो संविधान में कोनो अथॉरिटी नहीं है। तो एक और बात बता दूं, आपको कहेगा कि रेलवे पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट लिस्ट है संविधान में, रेलवे पुलिस को एंट्री 2, एंट्री 1 में पब्लिक ऑर्डर, एंट्री 2 में पुलिस, विलेज पुलिस, रेलवे पुलिस। ये रेलवे पुलिस जब रेल और रेल से ढोए जाने वाले माल और यात्री ये दोनों केंद्र के विषय है, तो रेलवे पुलिस राज्य के विषय कैसे हो गई? बात थोड़ा दिमाग लगाओ, उसका आदमी नहीं लगाओगे तो इन्वेस्टिगेशन क्या है? बात समझ रहे हैं? वो क्यों? वो सर इसलिए हुआ जिसको ये धो रहा है बेईमान, चोर लोगों को ये सूट कर गया। 1945 में अंग्रेजों ने आजादी की लड़ाई को कमजोर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का नाम सुना है? अरे सुना, हमारे लिए कोई ग्रेजुएट बन के बैठा है, पर वो इसको, उसमें सर 7th शेड्यूल था। 7th शेड्यूल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के 7th शेड्यूल में वो रेलवे पुलिस को स्टेट सब्जेक्ट में डाला। किसके लिए? उसका प्ले था जो प्रिंसली स्टेट्स थे, राजबारे जैसे ग्वालियर स्टेट, जयपुर जोधपुर स्टेट, देखिए उन्हीं राज्यों की रेल, राजाओं की रेल देखिए, छोटी रेल करके, अभी भी राज नहीं है, राज्य सबको सरदार पटेल ने दौड़ के खींच दिया। 600 कितना 65 में कितना था, 500 पैसा, लेकिन वो राज्य की जो रेल थी, राज्य की भी स्टेट का लाभ, तो स्टेट पुलिस, स्टेट लिस्ट में रेलवे पुलिस, चूंकि उनकी रेल थी तो उसके बहाने रेलवे पुलिस को स्टेट लिस्ट में डाला। और जब 26 जनवरी 1950 को ये संविधान जनता से अंगीकार कराया गया, तो हमारे देश के विद्वान लोग जस के तस वही 7th शेड्यूल को भारत के संविधान के 7वें अनुसूची में 7th शेड्यूल में डाल दिया। अभी तक इसको होश नहीं आया, क्योंकि जो आईपीएस इनको भ्रष्टाचार में डालता है उसको ये सूट कर रहा है। सैकड़ों संशोधन संविधान में हो गए, ये भूल को जो साफ दिख रही है भूल, इस भूल को अभी तक भारत की सरकार ने नहीं सुधारा है आईपीएस के डर से। बात समझ में आई? अब समझ में आ रही है में आईपीएस को। और हम ही नहीं बोल रहे, सारी समितियों ने कहा भगाओ इसको, कि जब तक रहेगा तुम्हारी चोरी न रुकेगी। रिकमेंडेशन, और भारत सरकार ने हर रिकमेंडेशन को स्वीकार किया, तब तुम्हारे आरपीएफ एक्ट में उसके आने पर प्रतिबंध लगा। और जानते हैं सरास्कर, जब वो संविधान, जब वो आरपीएफ अमेंडमेंट एक्ट बना दिया तो रोक तो आ गई, तो उसमें ये 1902 वो आर के माथुर होते थे ओएसडी,
जैन साहब को सीआरपी बना दिया, आर के माथुर को वही ग्रेड में ओएसडी रखा। नाम सुनिएगा, ये रेलवे बोर्ड में थे, तो सीआरपी होने वाले थे, लेकिन जैन को आगे बढ़ा के उनको छोड़ दिया। उन्हीं आर के माथुर का सिग्नेचर होगा आपके आरपीएफ रूल्स में, पढ़िएगा। तो आर के माथुर साहब के पास गया डीजीओ बनर्जी, बोला सर आरपीएफ हैज बिकम एन आर्म्ड फोर्स ऑफ ड्यूटी। अरे अंग्रेजी समझता है तू लोग? अंग्रेजी समझता है? थोड़ा थोड़ा। हमने तो फलों में पता नहीं पता, चलो हिंदी में। बोला सर वो आरपीएफ सशस्त्र बल हो गया केंद्र का, तो इसकी मान्यता छीन लेनी है। और सशस्त्र बल में यूनियन नहीं होता है। तो आर के माथुर बहुत गंभीर आदमी थे और धार्मिक आदमी। तो वो बोला अच्छा ठीक है रख दीजिए, कल थोड़ा देख लें क्या है। वो गए तो उनके यहाँ कोई सिपाही, नई दिल्ली में रहे कोई, तो नाम हम भूलते हैं, तो सिपाही पूजा वूजा करता था उनके घर, रिटायर हो गया। तो उसको बोला कि झाबा की जानते हो? माथुर साहब ने पूछा, तो हाँ सर। तो नंबर है? तो हाँ बात करो। तो हमसे बात कराया, तो बोले जो हम मिलना चाहते हैं आपसे, तो आ जाइए भंडारा पार्क में घर। तो आर के घर बंदा को ले गए थे, तो डीआईजी के हमारे, वहां से परिचय नहीं था, वो नाम जानते थे। वहां गए तो बोले, तो हमने दिखा दिया सेक्शन 15 देखा है एक्ट में, आरपीएफ एक्ट पढ़ा है तुम्हें? उसमें सेक्शन 15A है, वो सर एसोसिएशन के बाबत। तो ये अपने घर पूरा ले आया कि अब एसोसिएशन नहीं हो। सशस्त्र बल वो कहां से उठा लाया? तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जब गृह मंत्री होते थे, तो दिल्ली पुलिस की मान्यता खत्म करने के लिए लोगों ने पुलिस फोर्सेस रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1966 पास करवाया। उसमें धारा 3 के अंतर्गत प्रावधान था कि अब जो पुलिस में एसोसिएशन दिल्ली पुलिस में होगी तो सरकार के परमिशन से हो, ठीक है। तो वही धारा 3 को उठा के आरपीएफ एक्ट में डाल दिया। तो अनपढ़, मैंने कहा ना अनपढ़ है, हम ऐसे नहीं कहते। अब अनपढ़ कहा था कि ये तो सोचा जो हम तो खिलाफ पता कर दिए। मैं तो बताया आपको ग्रेजुएशन में मुंह सब निकल गया, ऐसे थोड़े अब हम ये बोला तो खत्म होगा। हमको पता था पुलिस फोर्सेस है, क्योंकि दिल्ली पुलिस वाले धर्मू तुमको पता होगा, सब मेरे पास आते थे, दोनों भी पूर्वक के सब पैसे लेने के अलावा कुछ वाले थे। तो वो आता था मेरे पास, तो उसमें सर एक प्रावधान दिया कि अगर एक्ट बनने के टाइम तक कोई एसोसिएशन उस पुलिस फोर्स में थी तो वो बनी रहेगी। तो बिहार पुलिस, बंगाल पुलिस, केरल पुलिस, ये सब में मान्यता थी। और एक व्यवहार है, फंडामेंटल रूल्स, जिसके अनुसार रूल बनते हैं, उसमें प्रावधान है फैसिलिटीज वंस एक्सटेंडेड, सुविधा एक बार दे दी जाए, दैट कैनॉट बी विथड्रॉन, उसको वापस नहीं लिया जाएगा अनलेस इट इज इक्वली कंपनसेटेड, जब तक उसी के समतुल तुम नहीं देते। ये रूल है। तो पार्लियामेंट ने इस रूल को पालन किया और बिहार बंगाल सब पुलिस में एसोसिएशन थी, बोला उनके ऊपर इसका असर नहीं होगा। तो ये उसको पता नहीं है, ये सोच रहा कि ब्लैंकेट बैन है, हमें तो पता है। वो पूछे बहादुर साहब हम मेरा से पूर्वक लोग हैं, ये देखिएगा तो आज भी पढ़े तो है। अब सुन लो, ये खूब अस्थिर से सुनना। माथुर साहब के पास कल होके गया, सर ये मान्यता खत्म करने का लेटर है। बोला कैसे खत्म करोगे? ये 15 सेक्शन 15A अंडर ब्रैकेट 1 अंडर ब्रैकेट D, बोले पढ़ो क्या है? उसमें लिखा था छोड़ के रंग दिया। वो लिखा ये था कि अगर कोई एसोसिएशन में एक्ट बनने तक मान्यता थी तो वो मान्यता रहेगी, वो एसोसिएशन चलेगी, उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। दिखाए माथुर साहब
आप लोग अपने एक्ट बनाए हो, आपको पता नहीं है। यू पीपुल आर द ऑथर हो जाए, ऑथर पढ़े तब ना, पढ़े तब ना उसको पता हो। बोला नहीं तो नहीं होता। अच्छा सर लाइए लाइए, ले लिया, लेके गया। अब देखिए तमाशा, लेके गया लॉ मिनिस्ट्री ऑल आर्टिकल 1985 वो गजेट नोटिफिकेशन 9 सितंबर को 1985 को लॉ मिनिस्ट्री ने वो गजेट नोटिफिकेशन कर दिया था। अब सर रेल मिनिस्ट्री जो नोडल मिनिस्ट्री है उसका काम केवल एक लाइन का गजेट नोटिफिकेशन करना था कि फ्रॉम सो एंड सो डेट दिस एक्ट विल कम इनटू फोर्स। नोडल मिनिस्ट्री को केवल इतने लिखना होता है कि फला तारीख से ये एक्ट लागू हम कर रहे हैं। वो नहीं करके पूरा एक्ट जो था उसको नोटिफाई करने का स्वांग रचा, उससे धारा 19 पूरे पेज को गायब कर दिया और धारा 15 ए जो एसोसिएशन वाली है उसके क्लॉज बी से वो एक पंक्ति को गायब कर दिया। साहस साहस वो साला तुमको चार्जशीट देता है और ये टीजी बोलता है कि एक्शन लो। अपने कहा मंत्री के सामने इसको कुत्ता को गिरफ्तार करो। मैं अभी भी कह रहा हूं, तुम लोग जानता नहीं है तो मुंह पाउडर लगा के घूमता है कि बड़का है उसको अटेंड करने के लिए चमकते जाता है कुत्ता को, वो जानता नहीं है वो क्या कर रहा है। तो इस तरह से उसने अपराध किया। धनेश्वर जी थे रेल मंत्री, हमने कहा गिरफ्तार करिए इसको। इस डीजी को बोला ये डीजी क्या किया, बोला ये डीजी ठीक क्यों नहीं किया। फिर लॉ मिनिस्ट्री से जब वार्षणीय एमएस थे जब एसोसिएशन आ गई, मेंबर स्टाफ जब वार्षणीय हुए तो वार्षणीय को हमने लिख के दिया। वार्षणीय जी खुद गए लॉ मिनिस्ट्री, वहां से फिर कोरिजेंडम गजेट नोटिफिकेशन लॉ मिनिस्ट्री ने जारी करके रेल मिनिस्ट्री को ऑर्डर दिया कि वो दोनों पेज इसमें जोड़ो, 21 धारा 21 के बाद 21(3) के बाद और सेक्शन 15A के पूरे एक लाइन को वापस करो। आज तक वापस नहीं हुआ है, एक्ट का पार्ट नहीं है। देखिए डीजी साहब बात समझ में आ रही है। आज और एक बात बता रहे, आप डीआरएम है, डीएसपी हो तुम, इसलिए ये अवैध इसका डिजिग्नेशन है, इलीगल। ये इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, अवैध इलीगल। कांस्टेबल बोलते हो ना, सब इलीगल। रीजन बता रहा है सेक्शन 5 ऑफ द ओल्ड आरपीएफ एक्ट में सर, ये तुम्हारा रैंक था इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ये साहब हेड रक्षक, सीनियर रक्षक, रक्षक, वो 1985 के अमेंडमेंट एक्ट से डिलीट, देखना सेक्शन 5 डिलीटेड, वो डिलीट हो गया। वो कहा ले आया सेक्शन 91 में और 92 में डेपुटेशन पर रोक। अब आपको बताए सेक्शन 19 पूरे तो डर के मारे ये छापा नहीं गजेट नोटिफिकेशन में, और सारी किताब में वो गायब है, वो है नहीं। अब जहां तुम्हारा था पहले वाला भी नहीं रहा, और जो नया डिजिग्नेशन दिया वो डिजिग्नेशन का प्रावधान वो गायब कर दिया। सब सिपाही से लेके कांस्टेबल से लेके सीनियर एससी तक ये सब अवैध है। अब जो सेक्शन 4 है उसमें जो है सर, उसमें डीजी, एडीजी, आईजी, एआईजी, डीआईजी, अब देखिए सीनियर कमांडेंट, कमांडेंट एंड असिस्टेंट कमांडेंट, डीएससी पीएससी कहीं है, कहां से रैंक आया तुम्हारा। और आज तक डीजी को हमने चिट्ठी लिख के दी, अभी तक डीजी सोया हुआ है और अवैध रैंक पर तनख्वाह चल रही है, ड्यूटी चल रही है, कोर्ट में सब प्रोसीडिंग्स चल रही है, ये पोस्ट चल रहा है।
कोई इसका बेसिस नहीं है कि कहाँ से ये सिपाही कांस्टेबल है, कहाँ से वो हेड कांस्टेबल है या कोई इंस्पेक्टर है। वो कोई रैंक है ही नहीं, एक्ट में ही नहीं है। और वो किताब का पाठ अभी तक नहीं बना है लॉ मिनिस्ट्री के गजट नोटिफिकेशन के बाद। तो ये स्थिति है। अब बात समझ में आ गई तुम लोग को? थोड़ी बहुत है, अब सबको देरी हो जाएगी। यार साहब आपका टाइम ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब हम आग्रह करेंगे, यही बोलेंगे, फिर हम कभी और बात करेंगे। हमारी बात का तो कोई ठिकाना है नहीं, 5-10 घंटा भी इसे बोलते रह सकते हैं। तो अब मैं विदा लेता हूँ और हमें हमारे डिवीजन के मंडल एक प्रबंधक जी को आमंत्रित करता हूँ कि आपका मार्गदर्शन और संबोधित करेंगे। 1 घंटा 7 मिनट बराबर मंडल प्रबंधक महोदय जी।